स्टार्ट करें? तो हेलो, कैसे हो आप सभी? आज संडे की छुट्टी खराब कर दी आप सब बच्चों की। बट आज का जो ये सेमिनार है, ये इतना इम्पोर्टेंट सेमिनार है कि आपकी अप्रोच आज 2 घंटे के लेक्चर के बाद कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी अपने एग्जामिनेशंस को और अपने एकेडमिक्स को लेकर के। किस तरीके से देखते हैं। आपने अब 8th क्लास तक आपकी अप्रोच क्या थी पढ़ने की? ये देखो बच्चों, आप मार्क्स लाने के लिए पढ़ते थे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये नहीं कि 100%, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दे एम टू स्कोर हाई। ठीक है, दे एम टू स्कोर हाई, स्कोरिंग हाई। इसका फायदे क्या होते थे? 2। क्या फायदे होते थे? पहले तो फ्रेंड्स एंड जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे सोसाइटल नेबर्स हैं, उनके आगे क्या होती थी? सोशल प्रेस्टीज, कि हाँ भाई जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चा क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, बट ये अप्रोच क्या आज के ज़माने में भी आपको रखनी चाहिए या नहीं? अब देखो ध्यान से, आप सब आई होप 9th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो सारे। कोई 11th 12th का है या कोई बिलो 9th में? कोई बिलो 9th में है? 8th क्लास में, 7th क्लास में? नहीं, सब 9th एंड 10th में है। ओके, देखो बच्चों ध्यान से, 8th क्लास तक आपकी अप्रोच जो थी वो क्या थी कि आप एग्जामिनेशंस में हाई स्कोर करो। ठीक है, जिससे कि आपकी क्या होती थी? इंटेलिजेंस जज की जाती थी, राइट? एंड सोशल प्रेस्टीज उससे अटैच थी। जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उतने ही ज़्यादा क्या होगी? सोशल प्रेस्टीज। बट एज सून एज यू केम इन द 9th क्लास, आपकी अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट हो गई है। मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूँ एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से, जिसको आप इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स फेस करेंगे। वो आपको अभी से पता होना चाहिए, बिकॉज ये जो 4 क्लासेज है बच्चों, 9th 10th 11th 12th, इसमें आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है उसके बेसिस पर ही आपको आगे क्या कॉलेजेस अलॉट होंगे। और 10th के परफॉर्मेंस के बेसिस पे सबसे पहले क्या अलॉट होगी आपको? स्ट्रीम। जो हाईएस्ट मार्किंग स्टूडेंट्स होंगे उनको अपनी चॉइस ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगी 11th में। जैसे ह्यूमैनिटीज चूज करते हैं बच्चों, कॉमर्स चूज करते हैं, या फिर साइंस के सब्जेक्ट चूज करते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद जैसे आप 12th पास करते हैं तो उसके बाद क्या अप्रोच होती है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के बाद ही आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। उसके बाद क्या होगा? एज सून एज यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोबारा से रीअपियर होना पड़ेगा टू सिक्योर अ गुड जॉब, टू अर्न मनी, टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो कहने का मतलब क्या है कि एज सून एज यू कम इन 9, आप कॉम्पिटिटिव एरिना के पार्ट हो जाते हैं। तो आपकी जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी कि हमें हाई स्कोर करना है, वो किस लिए थी? सिर्फ एग्जाम पास करके हाई स्कोर लाना है। ठीक है, बट अब से आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमें मार्क्स तो लाने ही है, बट हमें अदर कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी अपने इनहेंस करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आप क्या फेस करेंगे इन नियर फ्यूचर। देखो बच्चों, अगर आपको सिंपली जॉब चाहिए तो आपको पता है एसएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशंस, या 12th के बाद दे सकते हैं। ठीक है, और ये किसके बाद दे सकते हैं आप? ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं। आप में से कितने बच्चे डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं? वेरी गुड। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूंगा। ऐसे कोई बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? वेरी गुड। तो डिफेंस सर्विसेज और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए हमें एनडीए, सीडीएस और आईएएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को भी क्रैक करना होता है। ठीक है, आपको पता है इसमें लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है? अगर एसएससी का कोई वैकेंसी निकलती है बच्चों, वैकेंसीज कितनी होती हैं? लेस देन 1000, और उसमें बच्चे कितने फॉर्म फिल करते हैं जो कि कॉम्पीट करते हैं? वो कि बहुत मोर देन 10 lakhs तो हमेशा होते ही हैं। ठीक है, और ऊपर अपर लिमिट कुछ नहीं, कितने भी हो जाए, 12 lakhs हो जाए, 15 lakhs, 20 lakhs। इनफैक्ट आपको पता होगा कि अब से 3 साल पहले एक रेलवे ग्रुप डी सर्विस के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ।
आपको पता है समथिंग अराउंड 5000 वैकेंसीज थी एंड उसमें 3 करोड़ प्लस फॉर्म्स भरे गए, 3 करोड़ प्लस फॉर्म्स फॉर सच स्मॉल नंबर ऑफ पोस्ट। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप डी सर्विस के लिए भी कितना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, कितना ज़्यादा आपको कंपटीशन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या वो आपको एकेडमिक से काम चल जाएगा आपका? बिल्कुल नहीं बच्चों। अगर आप 10th में स्कोर हाई करते हैं, अगर आप 99% भी स्कोर करते हैं, तो तब भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे। ठीक है, आगे बताता हूँ। सपोज करो आप 12th पास कर गए, उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। इंजीनियरिंग करने के लिए आपको पता होगा कि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस एग्जामिनेशन है IIT JEE का। ठीक है, किसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियरिंग करने के लिए बच्चों प्री रिक्विजिट क्या होती है कि आप IIT JEE का कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करें और एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में इधर IIT और एनी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी वहां पर एडमिशन लें। ठीक है, IIT JEE में भी मोर देन 20 लाख एस्पिरेंट्स सिट एवरी ईयर फॉर अ क्वाइट नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, सेकंड मोस्ट सोट आफ्टर कोर्स जो कि कॉलेज में होता है वो कौन सा होता है? मेडिकल। ऐसे भी कोई बच्चे हैं जो यहाँ पे डॉक्टर बनना चाहते हैं? वेरी गुड। तो आपको डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? MBBS करनी पड़ेगी। MBBS करने के लिए, MBBS में एडमिशन लेने के लिए आफ्टर 12th आपको क्या करना पड़ेगा? नीट का एग्जामिनेशन, नीट अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा। इसमें भी कंपटीशन लेवल आपको पता है कितना हो सकता है? मोर देन 10 to 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल इसको भरते हैं और बहुत ही क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे नॉन टेक्निकल बैचलर से तो टेक्निकल कोर्सेज हो गए, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। और अगर आप नॉन टेक्निकल बैचलर कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, जैसे कि सपोज करो कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज़ का है, उसको क्या करनी है? सिंपल BA करनी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। कोई कॉमर्स स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट को क्या करनी है? सिंपल BCom करनी है। कोई साइंस स्टूडेंट है वो बैचलर ऑफ साइंस करेगा, BSc। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है लेट्स से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीट क्रैक करने के लिए फ्रॉम दिस ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले मेरिट बेस्ड होता था, मगर इस साल से वहां पर भी क्या कर दिया है? CUET का कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंपलसरी कर दिया है। उसमें आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पर ही क्या होगा? आपको एडमिशन मिलेगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अब तक जो आपकी अप्रोच थी कि सिर्फ मार्क्स अच्छे लाने हैं, उससे काम बन जाएगा। पेरेंट्स खुश, नेबर्स खुश और फैमिली मेंबर्स खुश, तो हम भी ठीक है भाई। 90 प्लस आ गए तो बच्चा इंटेलिजेंट है। आगे अब से 9th के आगे जितने भी आप क्लासेस पढ़ेंगे उसमें आपकी इंटेलिजेंस आपके मार्क्स के बेस पर बिल्कुल नहीं रहेगी। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं इन माई टीचिंग करियर जो कि 95% प्लस लाते हैं, बट स्टिल दे miserably failed in these competitive examinations because in these competitive examinations सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपको अदर स्किल सेट्स एक्वायर करने बहुत ज़रूरी होते हैं। कौन से स्किल सेट्स हैं जिसको एक्वायर करके हम क्या करेंगे? कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस को इजीली क्रैक कर सकते हैं, वो हम अभी सब्सिक्वेंट अपने लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो कि एकेडमिक्स में या फिर अपनी पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, जिन्होंने कोई 99% स्कोर नहीं किया बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल इन लाइफ। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम सर, आपको पता है वो ही वॉज एन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। प्रेसिडेंट क्या होता है बच्चों? ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री। दैट मीन्स कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ये तीनों जो हमारे डिफेंस सर्विसेज हैं, इसका एक सुप्रीम कमांडर होता है। कौन? हमारा प्रेसिडेंट। और आपको पता है कि ये आर्मी में जाना चाहते थे और आर्मी के लिए इन्होंने CDS एग्जामिनेशन दिया था, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। एंड इन दैट एग्जामिनेशन ये फेल हो गए थे। APJ अब्दुल कलाम सर किस में फेल हुए थे? CDS एग्जामिनेशन में फेल हो गए थे। बट इनका विल देखो, इनकी विल पावर देखो, ये कहाँ तक गए? एट लास्ट ही बिकेम द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस।
इनकी जर्नी देख रहे हो, कभी मौका मिले तो इनकी बायोग्राफी जरूर पढ़ना बच्चों। आपको इतना एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा कि आपको एक अप्रोच समझ में आएगी कि लाइफ में फेलियर से किस तरह से डील करते हैं। ही फेल्ड मैनी टाइम्स। इनका बहुत बड़ा ड्रीम था डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना, बट स्टिल ही फेल्ड। बट लास्ट में क्या करा इन्होंने, पूरी लाइफ उसके लिए मेहनत करी, एंड एट द एंड ऑफ हिज लाइफ वो क्या बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द हाईएस्ट अथॉरिटी भारत में। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देता हूँ सचिन तेंदुलकर का। इनको भी आप सब जानते होंगे। ये पढ़ाई में कोई 90% या फिर 95% स्कोरर नहीं थे। इनफैक्ट इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ तक करी है, टिल सीनियर सेकेंडरी। ही इज अ 12th पास, नॉट इवन अ ग्रेजुएट। बट उन्होंने क्या करा, अपने स्किल्स को समझा। अगर पढ़ाई में उनका मन नहीं था तो उन्होंने अपनी एनर्जी कहाँ चैनलाइज करी, स्पोर्ट्स की तरफ। उन्होंने अपने इंटरेस्ट परस्यू करा, उसमें उन्होंने इतनी मेहनत करी कि एटलीस्ट क्या हुआ, आज वो अच्छे अकेडमिशियन से ज़्यादा पॉपुलर है, उनसे ज़्यादा रिच हैं, उनसे ज़्यादा फेमस है। समझ रहे हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर का। B.R. अम्बेडकर जी के बारे में कोई कुछ जानता है, बताइए जी। संविधान लिखा था जी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, और कोई। पहली बार जब हमारा देश आजाद हुआ था बच्चों, इन विच ईयर, इन 1947। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी, कौन सी, ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ही पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बेसिस पे हमारी सारी मिनिस्ट्रीज, हम पुलिसिंग, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर तीनों क्या करते हैं, रन करते हैं। किसके बेसिस पर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर। और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने करा, डॉक्टर अम्बेडकर ने। और पता आरामनगर बात क्या है, अगर मैं अभी आप सब बच्चे बैठे हैं, अगर मैं आप किसी बच्चे को कह दूं कि गेट आउट ऑफ द क्लास और मेरी क्लास में दोबारा मत आना, या फिर बैठे हो तो बेंच पर मत बैठो, जमीन पर बैठो। जमीन पर नहीं, एक काम करो, यहाँ पे बच्चे हैं, तुम बिल्कुल पीछे जाके बैठो, वो भी जमीन पर, अगर पढ़ना है तो आप नेक्स्ट क्लास में आओगे ही नहीं। आप नेक्स्ट क्लास में आओगे ही नहीं। इनफैक्ट पेरेंट्स भी लड़ने आ जाएंगे कि हमारे बच्चे को ऐसा क्यों बोल दिया। समझ रहे हो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डेली कॉन्सिक्यूटिवली एवरी सिंगल डे उनको क्या किया जाता था, सप्रेस किया जाता था, हैरेस किया जाता था। उनको ऐसी एनिमिटी थी उनके फेलो स्टूडेंट्स को उनके साथ, कि उनको क्लास में बैठने देना भी नहीं ठीक समझते थे वो लोग। क्यों, ऐसा क्यों था, वो बैकवर्ड क्लास के थे। और उस टाइम पर जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, डिवाइड एंड रूल की फिलॉसफी चलाई थी। उन्होंने रिच को रिचर बनाया, पुअर को पुअरर बनाया। तो जो पुअर थे, जो बैकवर्ड क्लासेस थी, उसको क्या करते थे, और ज़्यादा सप्रेस करते थे। ठीक है, इसी तरह से क्या हुआ, एक मेंटल फिलॉसफी बन गई, इनको भी सप्रेस किया गया। बट इन्होंने क्या करा, डेली क्लास से बाहर जाते थे, डेली गेट पर बैठकर पढ़ते थे, और जितने भी उनके फेलो इनके फ्रेंड्स थे या फिर मेट्स थे स्कूल में या फिर कॉलेजेस में, उनको सबको सरपास करके कहाँ पर बने, क्या बने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन बने, एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा, और इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा है, ही वाज सच एन एमिनेंट लॉरेट। ये बाद में क्या बने थे, लॉयर बने थे। ठीक है, ही वाज सच एन एमिनेंट लॉयर कि इन्होंने सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा, उसमें से बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाली, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्फ्यूज करके हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, जिसके बेसिस पर आज तक हमारी कंट्री रन कर रही है। समझ रहे हो। तो सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर आप सबको नहीं लेना है। अगर आपका विजन क्लियर है तो आप हमेशा सक्सीड करेंगे अपने लाइफ में। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, श्रीमती लता मंगेशकर, वो क्या हुई, शी पास्ड अवे फ्यू मंथ्स बैक। ठीक है, डू यू इवन नो, इन्होंने स्कूलिंग करी ही नहीं है।
इन्होंने स्कूल ही ज्वाइन नहीं करा, बट इन्होंने क्या करा, अपना पैशन परस्यू करा। पैशन को परस्यू करने के बाद विदाउट हैविंग एनी डिग्री, स्कूल गई नहीं, उनके पास 10th की 12th की बैचलर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री नहीं थी, बट स्टिल इन्हें अपने टैलेंट की वजह से क्या हुआ, 6 यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिन्होंने इनके टैलेंट के बेसिस पर इनको डॉक्टरेट डिग्री दी। डॉक्टरेट डिग्री क्या होती है, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप डॉक्टरेट करते हैं। डॉक्टरेट मतलब हाईएस्ट स्टडी इन एनी रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। इनको क्या मिली बच्चों, 6 डॉक्टोरल डिग्री दी गई, ठीक है, और इनको खिताब दिया गया द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। समझ रहे हो, ये सब जो थे ये कोई भी हाई स्कोरिंग एकेडमिक्स में पर्सनैलिटीज नहीं थी ऐसी जिन्होंने अपने स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में बहुत ही हाई स्कोर करो, बट स्टिल आज ये बहुत ही हाई स्कोरिंग करने वाले इंडिविजुअल से भी क्या है, सक्सेसफुल है। पता है क्यों, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वालिटीज। और ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें जो क्वालिटीज थी वही क्वालिटीज आपको अपने में अभी से इम्बेड करनी है, जो कि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल बनाएगी। समझ रहे हो, सिर्फ किसके लिए नहीं पढ़ना, नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है, किस चीज के लिए पढ़ना है, अपनी क्वालिटीज को इनहैंस करना है, ठीक है, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना है। समझ रहे हो, देखो 2 क्वालिटीज की प्री रिक्विजिट होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्लियर, एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जैसे सपोज करो आप 12th के बाद एनडीए का एग्जाम दोगे, एनडीए के एग्जामिनेशन रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको किस में अपीयर होना पड़ेगा, इंटरव्यू में, जिसे कहते हैं एसएसबी, ठीक है। उस इंटरव्यू में आपकी इंटेलिजेंस मेजर नहीं होगी, क्या मेजर होगी, सिर्फ 2 चीजें जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्री रिक्विजिट है। बच्चों मैं चाहता हूं आप इन 2 क्वालिटीज को अच्छे से समझो। ये क्वालिटीज आपको कोई नहीं बताएगा, इवन स्कूल भी नहीं बताएगा, मगर अब जब बच्चों को इस क्वालिटी के बारे में पहले से पता नहीं होता, जैसे ही वो एक्सपोज होते हैं, जैसे ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शिफ्ट करते हैं, उन्हें पता लगता है कि यार मैंने जो एकेडमिक में पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं था, उससे ना मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा, ना ही मुझे जॉब मिल रही, तो अब मैं क्या करूँ, ऐसा मैंने क्या मिस कर दिया। तो इसीलिए हम आपको इसी लेवल से बताना चाहते हैं कि आपको अपने अंदर कैसी अप्रोच एक चेंज करनी है, ठीक है, अपने अप्रोच में क्या ट्रांजिशन लाना है। सबसे पहली क्वालिटी बच्चों जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है वो कौन सी है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, एक ऐसी कोई भी नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है। नेचुरल एबिलिटी मतलब तुम्हारे अंदर नेचुरली वो एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कुछ करने की। जैसे कि मैं बताता हूँ रीजनिंग एबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एबिलिटी है आपके एकेडमिक करिकुलम में सक्सीड करने के लिए। रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है बच्चों, रीजनिंग एबिलिटी होती है आपको अगर कोई भी फैक्ट दिया जा रहा है, आप कुछ बात बोल रहे हैं सपोज करो, या फिर आप कुछ बात पढ़ रहे हैं, क्या आपको उसके पीछे का रीजन पता है, आपको उसके पीछे का रीजन पता है या नहीं पता। अगर आप सिर्फ वो फैक्ट पढ़ रहे हैं, वो मेमोराइज कर रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन में आना है, आप उस फैक्ट को कर दोगे, क्लियर कर जाओगे, मार्क्स अच्छा आ जाएंगे। बट अगर आपको उसके पीछे का रीजन नहीं पता, आप इंटरकनेक्ट नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा बच्चों, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्लियर सक्सीड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। आप समझना कि मैं रीजनिंग का मतलब क्या है, रीजनिंग एबिलिटी का। ओके, आपको पता है हमारी कंट्री में 4 सीजन होते हैं, ठीक है। मार्च के आसपास कौन सा होता है, स्प्रिंग सीजन, जून के आसपास समर सीजन, सितंबर के आसपास ऑटम, एंड इन दिसंबर जनवरी कम्स विंटर्स, ठीक है। आपको पता है कि नए प्लांट्स या फिर नए फ्लावर्स कौन से सीजन में ब्लूम करते हैं, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है ना, तो अब क्या हो रहा है, नए नए फ्लावर्स निकल रहे हैं, नए नए प्लांट्स उग रहे हैं, नए नए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ एक सीजन ऐसा आता है पूरे हमारे ईयर में
कि जब प्लांट्स अपने लीव्स और अपने फ्लावर्स को शेड कर देते हैं, वो कौन सा सीजन होता है? ऑटम सीजन। आपने क्लास में कोई बच्चा ये बता सकता है, आपने पढ़ा, देखो सबको पता, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कोई बता सकता है कि जो न्यू फ्लावर्स ब्लूम करते हैं तो स्प्रिंग सीजन में क्यों करते हैं, या फिर प्लांट शेड करते हैं तो ऑटम में क्यों करते हैं? मोर सूटेबल। अच्छा, ओके, गुड। और कोई ट्राई करो। और जो सरफेस होती है वो भी बहुत कम पड़ती है, वाटर भी वेरी गुड। आपका नाम क्या बच्चे? कृतिका। क्लास प्लीज क्लैप फॉर हिम। बहुत अच्छा आंसर दिया है आपको। क्लास में सिर्फ एक बच्चे का आंसर दिया है, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है समझना ध्यान से। जब हमारा स्प्रिंग सीजन आता है तो बच्चों क्या होता है आपको पता है, विंटर्स में नाइट्स बड़ी हो जाती है, डे क्या हो जाता है? छोटा। बट जैसे ही हम विंटर से ट्रांजिशन करते हैं समर की तरफ, ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? डेज बिकम लार्जर देन नाइट्स, ठीक है। तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनको सनलाइट का एक्सपोजर क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। सनलाइट क्या मिलेगी? ज्यादा। जितना बड़ा दिन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी? पौधे को सनलाइट मिलेगी, ठीक है। दिन होगा ना तो सन उगेगा, सन उगे, जितना ज्यादा देर सन ओवरहेड रहेगा उतनी ज्यादा क्या होगी? सनलाइट मिलेगी। सनलाइट एक प्री रिक्विजिट होती है क्लोरोफिल बनाने के लिए प्लांट को, ठीक है। जितनी ज्यादा सनलाइट उतनी ज्यादा क्या प्लांट बनाता है? क्लोरोफिल। और उतनी ही ज्यादा क्या होती है उसमें? फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो जो अपना खुद का फूड बनाने का प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जितनी ज्यादा सनलाइट उतनी ज्यादा क्या होगी? क्लोरोफिल। उतना ही ज्यादा क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। इसलिए क्या होती है? फ्लावर्स ब्लूम करते हैं इस टाइम पर, समझ रहे हो। ऑटम में अपने प्लांट्स जो अपनी लीव्स और फ्लावर्स शेड क्यों करते हैं? क्योंकि ऑटम के बाद क्या होता है? विंटर्स अप्रोच होने लगते हैं एंड हियर द सिचुएशन रिवर्सेस एंड हियर नाइट बिकम्स लॉन्गर देन डेज। तो सिमिलरली उसका कॉन्सेप्ट का क्या होगा? रिवर्स। लेस सनलाइट, लेस क्लोरोफिल प्रोडक्शन, लेस फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर लेस फ्लावरिंग, ठीक है। सेकंड रीजन कौन सा है? जो ऑटम सीजन में बच्चों, ऑटम सीजन में जो लीव्स शेड होती हैं वो क्या करती हैं? सॉइल में मिक्स होकर के क्या हो जाती है? डीके। और ये डीके होने के बाद ये ह्यूमस और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है कब? जो नेक्स्ट अप्रोचिंग स्प्रिंग सीजन है उसके लिए क्या होगा? ऑटम सीजन में पत्तियां गिरी, सॉइल में मिक्स हो गई, सॉइल में क्या हो गई? डीके। उन्होंने क्या बनाया? ह्यूमस बनाया, न्यूट्रिएंट बनाए। और वो ह्यूमस और न्यूट्रिएंट कब कब आएंगे? वो प्लांट जो है स्प्रिंग सीजन में उन न्यूट्रिएंट्स को लेता है और नए जो फ्लावर्स हैं और प्लांट्स हैं वो ब्लूम करते हैं, ठीक है। इस तरह से साइकिल कंटिन्यूस, ठीक है। अब कोई हाई स्कोरिंग इंडिविजुअल है वो इस चीज को समझेगा कि स्प्रिंग में फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, ऑटम में प्लांट्स शेड देयर लीव्स। इतना इनफ है, पेपर में आएगा, बच्चे को ये पता है। आप क्या करोगे? पेपर में लिख दोगे 99% मार्क्स आ गए, बट आपको रीजनिंग पता थी। पेपर में फैक्ट नहीं आएगा, पेपर में क्या आएगा? सॉरी, कंपटीशन में क्या आएगा? ये इसके पीछे की रीजनिंग। बच्चों अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं साइंस में, मैथ में, सोशल स्टडीज में, इवन इन इंग्लिश, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछें। ये अप्रोच आपको आज से अडॉप्ट करनी है, ठीक है। कौन सी अप्रोच है? कोई भी आप चीज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि व्हाट, और दूसरी चीज पढ़ेंगे व्हाई। पहली चीज जो भी आप पढ़ रहे हैं वो क्या है और उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी आपको धीरे धीरे विद प्रैक्टिस रीजनिंग एबिलिटी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़े? वेरी गुड। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज है बच्चों? लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है कि आप फैक्ट के बेस पर कोई डिसीजन लें, ठीक है। आप अगर कोई भी आंसर लिख रहे हैं या फिर आप कुछ भी अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं तो किसी फैक्ट के बेस पर आंसर दें, ठीक है। अब सपोज करो जैसे सोशल स्टडीज में हम पढ़ते हैं
कि इंडिया if we compare the sizes of all the countries in the world, India is the 7th largest country with respect to size. किस को ये बात पता है? वेरी गुड। तो ये चीज आपको कैसे पता है? जो उसके पहले की जो 6 कंट्रीज हैं उनके हमने साइज क्या करे, मेजर करे। उनके मेजरमेंट करने के बाद इंडिया कहाँ पर फॉल आउट हुआ, 7th लार्जेस्ट कंट्री पर। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पर हमने बात बोली, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फैक्ट के बेसिस पर हमने चीज बोली, तो फैक्चुअल नॉलेज इंक्रीजेज लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, इसके बाद वर्बल एबिलिटी, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी है बच्चों आपकी। सपोज करो आप अभी तो चलो एकेडमिक्स में आपको एक्सपोजर इतना नहीं मिला, बट जब आप बाहर जाएंगे, आप बिजनेस सेटअप करेंगे या फिर आप कभी किसी इंटरव्यूज में अपीयर होंगे या फिर नए नए पर्सन से मिलेंगे, आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं सपोज आप पढ़ने, तो क्या होगा, आपको नए नए पीपल के साथ एक्सपोजर होगा। उनके एक्सपोजर, उनको कम्युनिकेट अच्छे से करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, वर्बल एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आपका वोकैबुलरी सेट, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कॉम्प्रिहेंशन, उस पर कमांड बहुत ही एक्सीलेंट होनी चाहिए। मैं इंग्लिश लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज ग्लोबल। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छी चीज कही जाती है, वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज इज द थ्रेड, इंग्लिश लैंग्वेज इज द थ्रेड दैट स्टिचेस डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट एथनिसिटीज, रेसेस, कल्चर अक्रॉस नेशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। कोई किसी भी धर्म का, जाति का, किसी कंट्री का हो, किसी कॉन्टिनेंट का हो, सबको क्या कर देती है, स्टिच कर देती है इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज को आपको रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग पे बहुत ही फ्लुएंट कमांड होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखोगे। अगर आप आपस में ही बात कर रहे हो ना बच्चों, तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, बात करो, कोशिश करो एक दूसरे से बात करने की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बात करने में शर्माते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, वो जब नई नई उन्हें कॉलेजेस में एक्सपोजर मिलेगा तब वो अंडर कॉन्फिडेंट दिखेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज पर ध्यान देना है। ये सब चीजें किसका स्किल सेट है बच्चों, एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड इंक्रीज होगा, क्लियर। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड इंक्रीज होगा, इसका मेजर कौन सा है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आपका आईक्यू बढ़ेगा। अगर आपका आईक्यू हाई है तो ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सक्सीड कर सकते हैं। और आईक्यू बढ़ाने के लिए क्या प्रैक्टिसेस हैं, आपको अच्छे से रीजनिंग आनी चाहिए, आपको लॉजिकल थिंकिंग एंड वर्बल एबिलिटी शुड बी स्ट्रांग। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू सक्सीड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इज, जो कि आपने आज तक की अप्रोच में फॉलो नहीं करा था, वो क्या था बच्चों, नॉलेज। अब इस नॉलेज का मतलब क्या है कि आप अच्छे से अपना जो करिकुलम है, अपना एकेडमिक्स है, और इनफैक्ट जो नॉन एकेडमिक्स भी है, किसी को इंटरेस्ट है रीडिंग में, तो आप बायोग्राफीज पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलता है, सपोज करो कोई क्रिकेट खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, ठीक है, तो अपने स्पोर्ट्स को क्या कर रहा है, वो होल हार्टेडली, डेडिकेटेडली अपने स्पोर्ट्स को खेल रहा है। मतलब उसमें क्या अटेन कर रहा है, एक्सीलेंसी। किसी पर्टिकुलर फील्ड को आप परस्यू कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको साइंस की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। आप सारे बिल्कुल थॉरली पढ़ो, अपनी एनसीईआरटीज़ भी पढ़ो, और कोई रेफरल बुक से तो उन्हें ही पढ़ो, स्कूल से नोट्स मिलते हैं उन्हें पढ़ो, कोचिंग से नोट्स मिलते हैं उन्हें पढ़ो। ठीक है, उस अपनी नॉलेज बढ़ाओ। इससे क्या होगा बच्चों, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कभी मौका मिले तो इन चारों में से किसी की भी बायोग्राफी पढ़ना, ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक डायरेक्शन, अप्रोच मिलेगी अपनी लाइफ में आगे सक्सीड करने के लिए। तो इन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही हमारा क्या बढ़ता है बच्चों, इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है, आप किस तरह से चैलेंजेस को, किस तरह से फेलियर्स को डील करते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों चीज क्लियर है। आपको किस चीज के लिए स्ट्राइव करना है, अब अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच चेंज करके क्या चीज करनी है, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज बढ़ाना है। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से, एप्टीट्यूड और नॉलेज, अगर आपने दो चीज करी तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, आप बन जाएंगे जीनियस। जीनियस कौन होता है, जिसमें एक्सीलेंट स्किल सेट होता है किसी पर्टिकुलर
स्पोर्ट का या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, आप अपने सब्जेक्ट में, आप अपने स्पोर्ट में क्या करें, मास्टरी करेंगे, आप क्या बन जाएंगे, जीनियस। और अगर आप जीनियस हैं तो आपका अगर एकेडमिक्स में स्कोर हाई रहा है नहीं, इट डजंट मैटर, बट आप कॉम्पिटिटिव एरिना में सक्सेसफुल रहेंगे। ये सब पर्सनैलिटीज इसका एविडेंस है, ठीक है। और आपको एप्टीट्यूड, नॉलेज एंड जीनियस बनाने के लिए आपने क्लासेस ज्वाइन करी, कौन सी, AKG, एप्टीट्यूड का A, नॉलेज का K एंड जीनियस का G। ये हमारे इंस्टीट्यूट की थीम है बच्चों। हम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स नहीं पढ़ाते, एकेडमिक्स में एक्सीलेंसी है, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हमारे पास, जो फैकल्टी पैनल है वो इतने एक्सपीरियंस है, आप 100 में से 100 भी स्कोर कर लोगे। बट कोई भी अदर इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपको ये स्किल सेट कभी नहीं सिखाएगा जिसकी वजह से यू विल मिजरेबली फेल इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एकेडमिक्स की नहीं, आपको ओवरऑल एक पर्सनैलिटी डेवलप करने की भी क्लासेस दी जाएंगी। पहले सी का क्या हुआ, पहले जी की जगह सी का जी का वो पहले था ना, छोड़ो पास्ट को, आप फ्यूचर की तरफ देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, स्पेशलिटी क्या है, मैं AKG बता रहा हूँ, इतना एविडेंटली आपको बोल रहा हूँ, तो हमारी स्पेशलिटी क्या है, आप ये चीज़ समझो। यहाँ पर इसी तरीके के मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग स्पेशल सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाते हैं। आज का सेमिनार ऐसा था कि आपकी अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी अपनी पढ़ाई को लेकर के, हो जाएगी या नहीं, समझे ना। आप जिस अप्रोच से चल रहे थे अब तक 8th क्लास तक, वो अप्रोच अब आपको खत्म करनी है। और कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करनी है, ये। उसके लिए जो स्पेशल सेमिनार, आगे और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, वो इन सेमिनार्स के जरिए करेंगे। नेक्स्ट चीज़, आपको किस तरह से अपने कॉम्पिटिटिव एरिना में, अपने एकेडमिक एरिना में सक्सीड करना है, टॉप करना है, इसके लिए स्ट्रैटेजिक ग्रूमिंग असेंबलीज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। उसके बाद गाइडेंस लेक्चर, कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल प्लान्स तो होते ही हैं जो हम लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं, आप कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे चारों सब्जेक्ट पढ़ता है, वेरी गुड। तो बच्चों क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर टीचर अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक देता है। अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो, अगर सपोज करो इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो उसके साथ क्या होगा, आपको इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी दी जाएंगी, ठीक है। आपको पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस भी दी जाएंगी, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर नहीं, आपको स्पोकन क्लासेस भी होंगी। अगर आप यहाँ पर सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो सोशल साइंस के साथ क्या होगा, सोशल साइंस के क्या होगा, एप्टीट्यूड एनहांसमेंट क्लासेस भी दी जाएंगी, ठीक है। डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करा जाएगा। जो मेरे से SST पढ़ते हैं बच्चे, वो इस चीज़ के बारे में समझते होंगे। प्लीज रेज योर हैंड्स, कौन कौन पढ़ता है। हमारा एक चैप्टर कितने पेजेस का था, पहला 5 पेजेस का, हमने कितनी क्लासेस में करा, 8 क्लासेस में। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक एक चीज़ हमने इन डेप्थ की एनालिसिस करी, उसको समझा। यही चीज़ ज़रूरी है कंपटीशन के लिए। क्लियर है बच्चों। तो उसके बाद एप्टीट्यूड प्लस नॉलेज, ये जो करिकुलम है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट में एनरोल होकर के क्या करें, हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो ये करिकुलम है इसका फायदा उठाएं। यू रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस करिकुलम, ठीक है। उसके बाद हर चैप्टर में क्या कराया जाएगा, 200 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, आप एकेडमिक्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एरिना में सक्सेसफुली सक्सीड करें। क्लियर है। यस सर। अगर आप सोशल साइंस की क्लासेस लेंगे तो उसके लिए एप्टीट्यूड एनहांसमेंट क्लासेस फ्री होंगी, एड ऑन होंगी। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की एकेडमिक्स की क्लास लेंगे, उसके साथ आपको इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होगी। और बच्चों आपको पता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, इंग्लिश लिटरेचर से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज तीनों फॉर्म्स में, कैसे, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, आपको तीनों फॉर्म्स में क्या करना है, एक्सेल करना है, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज दैट थ्रेड which teaches different people having different ethnicities, races, cultures across continents and nations, ठीक है। लास्ट में बच्चों आपको कुछ बताना चाहता हूँ आपकी अप्रोच के बारे में। मैंने आपको क्या बताया, देखो आपको 3 चीज ध्यान रखनी है बच्चों, बस अब से
कॉम्पिटिटिव एरिना में सक्सीड करने के लिए। क्या कि आपको एकेडमिक्स में सक्सीड, स्कोर हाई की बजाय आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड प्लस नॉलेज एनहांसमेंट की तरफ चलना है। ठीक है, दूसरी चीज आपकी जो स्टडीज में हेल्प करेगी वो क्या होगी, आपकी जो सीबीएसई की जो बुक्स हैं एनसीईआरटीज की, उसमें आप देखते होंगे कि आप एंड जो चैप्टर एंड में क्वेश्चंस होते हैं वो तो आप बहुत इजीली कर लेते हैं, बट जो बीच में क्वेश्चंस होते हैं जो इन एबिलिटीज को इनहेंस करेंगे, जैसे कि डू यू नो करके होता है एक पार्ट, ठीक है, आपके चैप्टर्स के बीच में एक होता है फाइंड आउट करके पार्ट होता है, और तीसरा पार्ट क्या होता है, आपकी जो बैक एक्सरसाइज होती है उसमें लास्ट में हर चैप्टर के पीछे होता है एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज करा करो बच्चों, इससे ही आपकी ये जो एबिलिटीज है वो इनहैंस होगी। समझ रहे हो, ध्यान दोगे। Yes, sir. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है 3 P's याद रखना बच्चों हमेशा अपनी लाइफ में। ठीक है, 3 P's कौन से हैं, प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस। आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी प्लानिंग, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, आपके सिलेबस से। आप सिलेबस को रेफर करो, क्लियर है। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है, और ये जो प्रिपेयर वाला एस्पेक्ट है ये कौन कराएगा, ये आपको क्लासेस में 100% क्वालिटी के साथ एक ही क्लासेस सक्सेसफुली कराता है। तीसरी चीज क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए भी हमारे स्पेशल सेशन, हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह है, जिससे कि आप बढ़ चढ़ के भाग लेकर के उसमें प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, आप सेशन को समझे। जो मैं अप्रोच ट्रांजिशन की बात कर रहा था, 8th क्लास के बाद आपको कैसी अप्रोच में ट्रांजिट करना है, आप उस चीज के बारे में समझे बच्चों। Yes, sir. आवाज नहीं आ रही मुझे? Yes, sir. बहुत अच्छे। तो आपको मैंने पता भी बताया इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश क्या है, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, और सारी डिफरेंट एथनिसिटीज, कल्चर्स और रेसिस में क्या है, कॉमन थ्रेड है। इसलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर क्या होनी चाहिए, स्पेशल कमांड होनी चाहिए। बच्चों अगर आपको नॉलेज है वो एक दूसरी चीज है, बट अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो फिर वो नॉलेज क्या है, किसी फायदे की नहीं है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर भी आती है, अगर आपको बोलना नहीं आता तो फिर दूसरे पर्सनैलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल आती नहीं, भले आप कितने नॉलेजेबल हो उस चीज में। ठीक है, तो इसलिए इसी पर्पस के लिए आपके लिए क्या करी गई है, आज इंग्लिश लर्निंग का सेमिनार कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में ग्रूमिंग हो सके। ठीक है, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज हमारे जो इंग्लिश गुरु हैं, इंग्लिश गुरु की बोलते हैं, हमने टाइटल नहीं दिया, उन्होंने बच्चों ने टाइटल दिया इंग्लिश गुरु। इंग्लिश गुरु बच्चे क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो भी उनसे पढ़ा है उन्हें पता है, और अब तक वो 1000 से ऊपर बच्चों को पढ़ा सके, आप सब उनको जानते भी हैं। तो गौरव सर जो इंग्लिश गुरु हैं उनको हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पर यहाँ बुलाया है, वो आपका सेमिनार आप कंडक्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले अब ये बताओ बच्चों, आप सारी चीज समझ गए? Yes, sir. सो अब सारे एक साथ में बताना, विल यू मेक योरसेल्फ प्राउड? Yes, sir. विल यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड? Yes, sir. Will you make AKG classes proud? Yes, sir. Okay, I believe you. I wish you all the best. Thank you. एक रब कर दो।